हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट है क्लास 12 की, उसका जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कोलोजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले स्टार्टिंग से लेके एंडिंग लग जो एनसीईआरटी की कंप्लीट यूनिट है वो हमने अच्छे से डिस्कस की है। आप चाहो तो चैनल पर जाके देख सकते हो। अलग से यूनिट अलग से इस यूनिट की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 केमिस्ट्री, तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। ये हमारा रहेगा पार्ट 9 और इसी के साथ है क्या लास्ट पार्ट किस यूनिट का, केमिकल काइनेटिक्स का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कोलोजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, कोलोजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, हमें क्या पता होता है कि रिएक्टेंट, कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्टेंट होता है और वहाँ से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो प्रोडक्ट कब मिलता है, जब रिएक्टेंट में कुछ चेंज होता है, आपस में कुछ कोलोजन होता है, आपस में कुछ उसमें कोलाइड होता है, तभी हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये वाली जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी जो आई थी गैसेस की, ये उस पे बेस्ड थी। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती थी, इसने क्या किया था कि जो भी रिएक्टेंट हम लेंगे उसको इन्होंने क्या माना था, हार्ड स्फीयर के जैसे माना था। कि इसने क्या बोला था, रिएक्टेंट्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर। हार्ड स्फीयर के जैसे माना था कि जैसे ही पार्टिकल होंगे उनकी जो कोलाइड होंगे, कोलाइड होने से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और जो उनकी जो दोनों के जैसे हमने यहाँ पे लिया A प्लस B से हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये A है और ये B है, इसको क्या मान के चले, हार्ड स्फीयर के जैसे मान के चले और इनकी कोलाइड से ही हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला कि इफेक्ट कि जब हम इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि इन्होंने क्या बोला, जैसे ये था इनके अकॉर्डिंग इन्होंने फॉर्मूला दिया K इज इक्वल टू जेड ए बी ई की माइनस ए बाई आर टी। तो इन्होंने क्या बोला कि हम एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे और एक सेकंड में वहाँ पे कितने कोलोजन होंगे वो हम क्या बोलेंगे, उस किसी भी मॉलिक्यूल की जो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि कितने वहाँ पे कोलोजन हुए हैं, वो हम उसकी इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कैसे कि द नंबर ऑफ कोलोजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में, पर सेकंड जितने भी कोलोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, इज कॉल्ड पर सेकंड इन एनी केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, जेड से। तो क्या सबसे पहले क्या था, काइनेटिक थ्योरी पे बेस्ड है ये। उसके बाद क्या था कि जो भी रिएक्टेंट हम लेंगे उनको हार्ड स्फीयर के जैसे इन्होंने माना था। उसके बाद उन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया था जेड ए बी ई माइनस ए बाई आर टी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला था कि ये जो जेड ए बी है वो क्या है, इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी। इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने कोलोजन होंगे उसको इन्होंने बोला इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमने रिएक्टेंट ए बी लिए हैं तो यहाँ पे जेड ए बी है तो जेड ए बी को क्या लिखेंगे, इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, तो इसको हम ये लिखेंगे। उसके बाद देखो ये क्या है, ये वाली जो टर्म है ये क्या है, यहाँ पे देखो ये तो हमने उसमें भी देखा था किसमें, अरहेनियस इक्वेशन में कि ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, और क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, ये होती है इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल। उसके बाद T हो गया टेम्परेचर,
और ZAB क्या हो गया, इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। उसके बाद देखो ये क्या है, कंप्लीट जो टर्म है E की माइनस A बाई RD, इसको हम क्या बोलते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, ऐसे मोलिक्यूल जिनकी जो एनर्जी होगी वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी या तो एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है अर्हेनियस इक्वेशन में भी, कैटालिस्ट का इफेक्ट पड़ा था तब भी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारी ये चीज़। तो इतना हमें यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस पे बेस है, उसके बाद रिएक्टेंट को इसने क्या माना, हार्ट्सफेयर के जैसे माना। उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे, इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि किस किस टर्म का क्या क्या मीनिंग है। इतना होने के बाद आप लिखेंगे क्या कि देखो कोलोइजन होना है, तो कोलोइजन सबसे पहले किस पे बेस्ड होगा कि जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, फॉर कोलोइजन ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड प्रॉपर, वहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। कैसे, देखो इसके लिए हम एग्जांपल दिखाएंगे। यहाँ पे जब हमें ब्रोमो इथेन से क्या मिले, इथेनॉल मिलेगा। अब देखो ब्रोमो इथेन, तो ये वाला नाम आपको लिखना ही आता होगा, ब्रोमो मिथेन लिखो यहाँ पे मिथेन, क्योंकि इथेनॉल में थोड़ा ज़्यादा लेंथ ठीक है। और यहाँ पे देखो मिथेन, मिथेनॉल मीन्स नंबर ऑफ वन, कार्बन इज 1, और इथेनॉल लेते तो वहाँ पे हमें 2 कार्बन दिखानी होती, तो आप अच्छे से नहीं समझ पाते इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे देखो मिथेनॉल, यहाँ पे हमने लिखा ये, यहाँ पे है Br, और यहाँ पे आना किसने है, OH ने आना है। तो देखो 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो हम इसको कैसे दिखाएं कि यहाँ पे हम इसको दिखाएं ऐसे HCH BH, और यहाँ पे Br और प्लस में OH नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव साइन आता है, इस पे भी नेगेटिव साइन आता है, तो हम इसको ऐसे दिखाएं। उसके बाद सेकंड क्या आता है कि तो यहाँ से हम क्या दिखाएं कि जैसे ही यहाँ से ये OH आएगा वैसे ही ये क्या जाएगा, यहाँ पे Br जाएगा। OH यहाँ से आया और Br यहाँ से गया। तो 2 ओरिएंटेशन है, एक तो हमने इसको ऐसे दिखाया, एक इसको ऐसे दिखाया। तो ये वाली जो ओरिएंटेशन है हमारी क्या है, इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से ही ये आएगा और यहाँ से ये जाएगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे होती है SN2 रिएक्शन। वो अगर आपको SN1 SN2 का पता है वो आगे आएंगे आपके, या तो +1 क्लास में आ चुके होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या होता है, बैक साइड से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आगे से जो लिविंग ग्रुप है हमारा वो लीव कर जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यहाँ से हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें HOH प्लस में Br। तो ऐसे आपको दिखाना है कि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में हमें कोई भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा और प्रॉपर ओरिएंटेशन में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके साथ ये दिखाने के साथ साथ आप लाइन लिख सकते होगी, इन केस ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन रिएक्शन doesn't take place। रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगी, जो रिएक्टेंट पहले था हमें वही मिल जाएगा, और इन केस ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन वहाँ पे रिएक्शन होगी और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए है वो हमें मिलेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे हमने देखा ये था, बस ये था ना हमारा, तो इसके बाद हो सकता है इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है क्या हो, यहाँ पे Br हो, यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे भी CH3 हो, और यहाँ पे H हो। तो ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे तीनों पे भी CH3 हो सकता है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, स्टीरिक फैक्टर को इन्वॉल्व किया। जैसे हमने वहाँ पे K की वैल्यू लिखी थी
जेड ए बी ए की माइनस ई ए बाई आर टी। तो वहीं पे इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक स्टीरिक फैक्टर पी जेड ए बी ए की माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, स्टीरिक फैक्टर, कि वहाँ पे कितनी स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब भी कोलिजन थ्योरी की बात आएगी तो दो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक तो क्या, इन कोलिजन स्टीरिक हिंड्रेंस एंड एक्टिवेशन एनर्जी plays an important role and hence affects the rate of reaction। तो इसमें आप ये बता सकते हो कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर है और एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी इनको रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने में। उसके बाद इसकी एक ही लिमिटेशन है, इसकी मेनली क्या लिमिटेशन है, इसकी क्या लिमिटेशन है, जैसे हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले एक पॉइंट लिखा था कि इन्होंने रिएक्टेंट को हार्ड स्फेयर के जैसे कंसीडर किया है। तो इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही है कि इन्होंने जो रिएक्टेंट है उनको हार्ड स्फेयर के जैसे माना, बाकी उसके जो भी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हैं या जो भी उनकी कॉन्फ़िगरेशन है उन सबको इन्होंने डिनाई किया है, उनको इन्होंने कंसिडर में नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या, इसकी लिमिटेशन क्या हो जाएगी, इट इग्नोर्स ऑल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड टेक ओनली डैमेज हार्ड स्फीयर। उन्होंने इसके किसके जैसे माना, हार्ड स्फीयर के जैसे माना है। तो यहाँ पे हमारा कोलिजन थ्योरी वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, इसी के साथ केमिकल काइनेटिक यूनिट है वो भी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट यूनिट के साथ। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई यूनिट चाहते हैं